हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडिक्शन यानी व्यसन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ऑब्वियसली मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मेरे लिए ये टॉपिक्स यूजुअली मेरा रूटीन टॉपिक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एडिक्शन के रिलेटेड ज़्यादातर आपने साइकियाट्रिस्ट लोगों को या फिजिशियन लोग को बात करते देखा होगा, या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वालों को बात करते हुए देखा होगा। पर एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं इस एडिक्शन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे नार्कोटिक्स या ओपियोइड सब्सटेंस के एडिक्शन की बात नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर सिंपल एडिक्शंस की बात करेंगे, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको चूइंग है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है और हार्ट पेशेंट्स को वो किस तरह से इफेक्ट कर सकती है और उनको कैसे छुड़ाया जा सके और उनके लिए क्या थेरेपी हम कर सकते हैं और उनका हार्ट पेशेंट्स के बीमारी के रिलेटेड क्या रोल है, उस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली एडिक्शन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं या कंपल्सिवली ले रहे हैं, जिसमें बॉडी में एक क्रेविंग डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी का मेंटल और बायोकेमिकल स्टेटस में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम एडिक्शन या सब्सटेंस अब्यूज़ बोलते हैं। अलग अलग तरह के एडिक्शन होते हैं। ज़्यादातर हम इस कैटेगरी में या इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यादातर स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको चूइंग, इस तरह के एडिक्शंस के बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे, क्योंकि यही वो ज़्यादातर एडिक्शंस है जो हार्ट पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, सिलेक्टेड थोड़े बहुत पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको नार्कोटिक्स या ओपियोइड्स लेने की आदत हो, पर उनके लिए डेडिकेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है। कॉमन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा आज बात करेंगे। यूजली ये एडिक्शन जो है ये बॉडी में न्यूरोट्रांसमिटर्स लेवल को थोड़ा सा चेंज करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी के प्लेजर सेंटर्स जो हैं या जिससे ब्रेन में एक हैप्पीनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से एक क्रेविंग डेवलप होती है। बॉडी का डोपामिन लेवल ब्रेन का जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक क्रेविंग डेवलप हो जाती है और व्यक्ति को बार बार वो नशा को करने की या वो चीज़ को बार बार लेने की आदत पड़ जाती है। तो ये क्रेविंग का जो सेंसेशन है, इसको मेनली कंट्रोल करना ही ज़्यादातर किसी भी नशा मुक्ति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इशू रहता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का वो बॉडी का लेवल उस न्यूरोट्रांसमीटर का कम होने लगता है, व्यक्ति को बार बार चाहत होने लगती है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर को वापस उस लेवल पे ले आए। इसके लिए वो बार बार नशा करने की कोशिश करता है। और ज़्यादातर काफ़ी लोग का हमने देखा है कि थोड़े दिन भले हार्ट अटैक के बाद वो अगर स्मोकिंग वगैरह अल्कोहल बंद कर भी दें, फिर भी मैक्सिमम साल 6 महीने के बाद वो नहीं मानते हैं और वापस अपने नशा को करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आने लगती है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि हार्ट पेशेंट्स के लिए अल्कोहल फिर भी एक एक्सेप्टेबल एडिक्शन है। महीने में एक आध बार अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या सोशल ड्रिंकिंग अगर कर रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कंपल्सिव अल्कोहल जो पीते हैं, यानी दिन में रोज़ रात को अल्कोहल पीते हैं या रोज़ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल पी रहे हैं, यानी एक ग्लास ऑफ वाइन से ज़्यादा अगर पी रहे हैं, तो वैसे लोग के लिए अल्कोहल नुकसान भी कर सकता है और उनको इसके लिए सिग्निफिकेंट मनाही है, उनको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ अल्कोहल बाकी एडिक्शन के कंपैरिजन में हार्ट के लिए उतना बुरा नहीं माना जाता। हाँ, वो फ़ायदा करता है वैसा नहीं है। कई लोग का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रेड वाइन से हार्ट की नलियाँ खुलती है। ऐसी कोई प्रूवन बड़ी स्टडीज़ नहीं है और हम किसी को रिकमेंड तो बिल्कुल ही नहीं करते। हाँ, किसी को अगर ऑलरेडी लेने की आदत है तो उसको थोड़ा सा परमिट किया जा सकता है फॉर अ फ्यू डेज़, लेकिन उनको जिनको आदत नहीं है उनको स्टार्ट करने का तो बिल्कुल नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये नशा ऑब्वियसली कोई फ़ायदा तो नहीं करता, लॉन्ग टर्म नुकसान ही करता है। ज़्यादा डेंजरस पेशेंट्स के लिए स्मोकिंग है और टोबैको चूइंग है। कई लोग को ऐसा लगता है कि क्योंकि तंबाकू हम मुंह से खाते हैं और वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता इसलिए वो कम डेंजरस है, पर काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि दोनों में निकोटीन होता है और अगर कोई आदमी सिग्निफिकेंट अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में टोबैको खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो उसके लिए वो नुकसानदायक ही है। और स्मोकिंग जितना ही नुकसानदायक है, हालांकि सबसे डेंजरस हम ऐसे पेशेंट में स्मोकिंग को ही मानते हैं। हार्ट पेशेंट्स में स्मोकिंग बिल्कुल मना है, बिल्कुल बैन है, उनको ज़रा भी अलाउ नहीं कर सकते। कई लोग ऐसा फॉलो करते हैं कि हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 15 पीते थे तो 10 पी लेंगे या 20 पीते थे तो 5 कर लेते हैं, वैसा अगर थोड़ा रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादातर इसमें रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और व्यक्ति थोड़े दिन के अंदर वापस उतने पुराने लेवल्स पे ही आ जाता है। और दूसरा, इसमें बेनिफिट भी उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि स्मोकिंग से रिलेटेड जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़ा बहुत कम करने से भी ब्लड को उतना बेनिफिट नहीं होता और पेशेंट को जो स्मोकिंग रिलेटेड जो नुकसान है वो पूरी तरह से कवर अप नहीं होता। अगर वो स्मोकिंग को थोड़ा बहुत कम कर दे या थोड़ा बहुत अपने तंबाकू खाने की आदत को कम कर दे तो उससे पूरा फ़ायदा तो नहीं मिलता है पेशेंट को।
ज़्यादातर ये एडिक्शंस वाले पेशेंट्स को कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को जब नशा मुक्ति कराने की कोशिश करते हैं या बंद करने की कोशिश करते हैं, खासकर हार्ट अटैक के फेज़ के बाद, तो इस तरह के पेशेंट को साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी या चिड़चिड़ापन, लोगों से लड़ाई करना, इस तरह की भी हैबिट्स आने लगती है, जिसको विड्रॉल सिम्टम्स की तरह से देखा जा सकता है। और ये पेशेंट्स को दवाइयाँ भी खिलवाना या उसको लॉन्ग टर्म हार्ट के हिसाब से प्रॉपर मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये पेशेंट्स लॉन्ग टर्म हार्ट की दवाइयाँ भी बंद कर दे, इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब शुरुआत में हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल बॉडी के ऑलमोस्ट सभी सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट बॉडी का कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें अछूता है। हर सिस्टम में इसका इफेक्ट सबसे कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे ज़्यादा डैमेज ये लिवर और ब्रेन को करता है, बाकी हार्ट की टिश्यू को ख़राब कर सकता है, हार्ट की नलियों को उतना डैमेज नहीं करता। वंस इन ए व्हाइल अगर पेशेंट सोशल ड्रिंकिंग अल्कोहल कर रहा है, महीना में 1 या 2 बार अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो उतना बुरा नहीं है। पर रेगुलर जो लोग ले रहे हैं या कोई अगर ब्लॉकेजेस खोलने के हिसाब से ज़्यादा अल्कोहल पी रहे हैं तो वो यूजुअली गलत है। ऐसे लोग को हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को इनकरेज नहीं करते हैं, रादर उनको मना करने के या उनको छुड़वाने की ही कोशिश करनी चाहिए। अल्कोहल छुड़वाने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती। एक डाइसल्फिराम करके टैबलेट आती है, पर उससे थोड़ा एडवर्स रिएक्शंस होने का चांस ज़्यादा रहता है। यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते। ऐसे लोग को साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन करके अल्कोहल को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, या स्ट्रिक्टली बंद करके थोड़े दिन अगर साइड इफेक्ट्स हो भी तो उसको झेलने का कोशिश करना चाहिए, पर बंद करे तो पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा डेंजरस हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है, उनके लिए तो बिल्कुल ही अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल अपने आप से भी हार्ट का पंपिंग को थोड़ा ख़राब करता है, जिसको अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। कुछ हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन, स्पेशली विटामिन B1 को अल्कोहल कम करता है, जिसकी वजह से हार्ट का पंपिंग अफेक्ट हो सकता है। तो जिनका पंपिंग नॉर्मल है फिर भी वो थोड़ा बहुत अल्कोहल को ले सकते हैं, लेकिन अगर इनका पंपिंग काफ़ी कम है या इंजेक्शन फ्रैक्शन अगर 30-35% के आसपास है, उनमें अल्कोहल लेना बिल्कुल ही मना है। वैसे लोग बिल्कुल अल्कोहल बंद रखें तो ही उनके लिए अच्छा है। अब बात करेंगे स्मोकिंग की। स्मोकिंग हार्ट के लिए काफ़ी ख़राब है। स्मोकिंग से रिलेटेड बॉडी में कुछ टार या निकोटीन जैसे प्रोडक्ट्स बॉडी में निकलते हैं, कुछ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बॉडी में बनते हैं जो कि ब्लड में टॉक्सिन का काम करते हैं और पेशेंट के हार्ट को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं, हार्ट की नलियों को ब्लॉकेज कर सकते हैं, हार्ट की नली में हार्ट अटैक को इंड्यूस कर सकते हैं, स्टेंट्स में क्लॉटिंग आ सकती है, हार्ट की दवाइयाँ प्रॉपर असर ना करे, ये सब नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हार्ट के पेशेंट्स के लिए स्मोकिंग ऑलमोस्ट बैंड है और वो बिल्कुल ही उसको बंद करें तो ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है। स्मोकिंग की प्रॉब्लम दुनिया भर में बढ़ने वाली प्रॉब्लम है। इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में धीरे धीरे करके काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा गया है कि स्मोकिंग धीरे धीरे करके लोग कम कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे करके नशा मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन की वजह से रियलाइज़ होने लगा है कि इस चीज़ों में प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खासकर अपने जैसी कंट्रियों में, इसका इंसिडेंस बढ़ ही रहा है और इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज से भी और ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। स्मोकिंग यूजली हार्ट में या ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसीज़ को बढ़ाता है। इस तरह से ये हार्ट अटैक क्रिएट कर सकता है। ये हार्ट को डायरेक्टली टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। एंटी बॉडी में ऑक्सीडेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हार्ट में या ब्लड में क्लॉटिंग का टेंडेंसीज बढ़ जाते हैं। टोबैको च्यूइंग इसमें बेटर नहीं है। टोबैको च्यूइंग में भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हार्म है। अगर ज़्यादा अमाउंट में आदमी टोबैको भी या तंबाकू भी खा रहा है तो भी वो हार्ट के लिए उतना ही ख़राब है। अगर कोई पेशेंट को हैबिचुअल स्मोकिंग की आदत है तो भी आपको अग्रेसिवली उसको बंद ही करवाना पड़ेगा। कई लोग ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है इसलिए मुझे लेना पड़ता है, या मुझे अच्छा नहीं लगता इसके लिए मुझे लेना पड़ता है। तो वैसे लोग को आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है या कोई और प्रॉब्लम्स है तो आपको एंग्जाइटी या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स है तो उसको मैनेज करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्सेटिव्स अगर दे सकते हैं, पर इस चीज़ों को एक्सक्यूज़ की तरह अलाउ नहीं कर सकते कि पेशेंट वो चीज़ को बहाना बना के अगर स्मोकिंग कर रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड, एंड स्मोकिंग इज़ कम्प्लीटली बैंड फॉर कार्डियक पेशेंट्स। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि अगर थोड़ा बहुत रिडक्शन अगर पेशेंट कर लेता है तो वो हार्ट को उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है। ये डायग्राम आपको ये दिखाएगा कि नॉन स्मोकर लेवल पर पेशेंट को आने में कई साल लग जाते हैं। यानी आज अगर आप स्मोकिंग बंद कर रहे हो तो आपके ब्लड को और आपके टिश्यूज़ को जो व्यक्ति स्मोकिंग नहीं करता उसके लेवल पर या उतने लो रिस्क स्टेटस पर आने पर कई साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 दिन को स्मोकिंग को बंद कर दिया या 1 महीने के लिए आपने बंद कर दिया तो आपका स्ट्रेस लेवल या आपका हार्ट अटैक से का चांस जो है वो नॉन स्मोकर लेवल पर आ जाएगा। वैसा नहीं है, कई साल लगते हैं ब्लड को और बॉडी को उस नॉन स्मोकर लेवल पर पहुँचने में। तो इसलिए इसका एक बार जो आपने ये आपकी जो एडिक्शन है उसके बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम होने में या नॉर्मल लेवल पर आने में काफ़ी सालों तक इसको आपको कंटिन्यूसली छोड़ के रखना पड़ेगा तो ही वो अचीव हो पाएगा। नहीं तो 10-15 दिन या 1 महीना 6 महीने के लिए स्मोकिंग को छोड़ देने से कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं होने वाला। एक और इशू है कि स्मोकर्स
जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान करते हैं, जिसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। पैसिव स्मोकिंग के बारे में ऑब्वियसली काफ़ी सोशल मीडिया पर या काफ़ी रिहेबिलिटेशन वाले बात करते हैं। स्मोकिंग करने वाले लोग कई बार नॉन स्मोकर्स यानी पैसिव स्मोकर्स के में हार्ट अटैक्स भी इंड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्मोक नहीं कर रहा है उसमें भी ऑब्वियसली हार्ट अटैक के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये पैसिवली इनहेल किया हुआ स्मोक उनमें भी हार्ट अटैक इंड्यूस कर सकता है। तो ये अगर किसी व्यक्ति में जो खुद स्मोकिंग या व्यसन नहीं करता, उसमें ये भी पूछने की ज़रूरत है कि उसके परिवार में कोई और स्मोक तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो भी स्मोकिंग कंट्रोल नहीं करता है तो उसके रिलेटिव्स को या उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी हार्ट अटैक होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। पैसिव स्मोकिंग से भी हार्ट अटैक होने का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता देखा गया है। डी एडिक्शन करने के लिए अगर किसी पेशेंट को अल्कोहल का आदत है तो ये डाइसल्फिरम टैबलेट की हमने बात की, पर थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा है इसलिए ज़्यादातर नहीं करते। ऐसे पेशेंट को आपको साइकाट्रिस्ट के पास ले आके बिहेवियरल काउंसलिंग करानी पड़ेगी, और डी एडिक्शन सेंटर्स रहते हैं वहाँ पे आप इनको ले जा सकते हैं, उससे इनको बेनिफिट रहता है। मेडिसिन से इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे रोग में फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अकेला पेशेंट को अपनी क्रेविंग से और अपने साइड इफ़ेक्ट से निकल पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल तकलीफ आती है। खासकर जब सडनली वो बंद करता है तो पहले 10-15 दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है पेशेंट को अपने एडिक्शन और क्रेविंग को कम करने में। तो उस टाइम में फैमिली मेम्बर्स का रोल ज़्यादा होता है, और ऐसा देखा गया है कि जिन लोग की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है और बहुत ज़्यादा पेशेंट का केयर करती है, वो लोग अपने एडिक्शंस को बहुत बेटर छोड़ पाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी फैमिली ज़्यादा केयर नहीं करती है, जिनका सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं या परिवार में स्प्लिट फैमिली है, जिनका केयर करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोग अपने एडिक्शंस को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि ऐसे लोगों में थोड़े और साइकाट्रिक प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन एंग्जाइटी भी होता है, और ये डिप्रेशन एंग्जाइटी लोगों को एडिक्शन या व्यसन की तरफ लेके जाता है। यूजली जो मेडिसिन, साइकेट्रिक मेडिसिन या निकोटिन पैचेस वगैरह हम यूज़ करते हैं स्मोकिंग को बंद करने के लिए, उससे थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन इरिटेशन हो सकता है, अजीब तरह के अलग अलग तरह के सपने आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, रिएक्शंस एलर्जी स्किन को हो सकती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। निकोटीन को जब बॉडी से सडनली बंद किया जाता है या विड्रॉल किया जाता है तो पेशेंट को चिड़चिड़ापन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, एंग्जाइटी यानी घबराहट हो सकती है, बेचैनी लग सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है, हार्ट रेट थोड़ा कम हो सकता है, और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की या उसकी क्रेविंग जिसको बोलते हैं, तड़प जिसको बोलते हैं, वो डेवलप हो सकती है। वो विड्रॉल सिम्टम्स में आता है। ये ज़्यादातर जैसे ही हम बंद करते हैं उसके 10 से 15 दिन में ही इसका होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है, और थोड़े टाइम तक अगर पेशेंट को कंसिस्टेंटली अगर बंद कर लेता है, 1 से 2 महीने अगर कंटिन्यूसली पेशेंट अपने उसको बंद कर देता है तो ज़्यादातर ये विड्रॉल सिम्टम्स चले जाते हैं, और उसके बाद ये आपको निकोटिन पैचेस या बाकी सब चीज़ें लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादातर ये साइड इफ़ेक्ट्स जब हम उसको बंद करते हैं तो 2 दिन में स्टार्ट हो जाता है, 1 हफ्ते में पीक करता है, और ज़्यादातर 1 महीने तक चलता है। अगर किसी पेशेंट को आपको इनकरेज करना है तो आप उन्हें ये कह के इनकरेज कर सकते हैं कि सिर्फ 1 महीने तक ये विड्रॉल सिम्टम्स मैक्सिमम उनको झेलना है। मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक अगर वो अपने व्यसन को कंट्रोल कर ले तो उसके बाद उसको सिग्निफिकेंट क्रेविंग या विड्रॉल इफेक्ट्स नहीं आएंगे और वो नॉर्मल लाइफ पर आ सकता है। निकोटिन पैचेस के बारे में हम बात करेंगे। निकोटिन पैचेस यूजुअली ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आते हैं, 7 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम, 21 मिलीग्राम्स के उसमें आते हैं। यूजुअली 6 हफ्ते तक इनको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है सेम डोजेज पर। उसके बाद 6 वीक्स के बाद हम इसको डोजेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम 3 महीने तक पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है। स्किन के या अपर बॉडी के या हाथ के किसी भी आउटर एक्सपेक्ट यानी बाहर की तरफ एरिया में उनको लगाना चाहिए। वो एरिया क्लीन, बाल रहित यानी हेयरलेस होना चाहिए और ड्राई रहना चाहिए, और हर बार हर जगह पे नया पैच ही लगाना चाहिए, और अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन पे आप पैच यूज़ कर सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में किसी किसी को रैशेज़ होना, हेडेक होना, स्किन में इरिटेशन होना या अलग अलग तरह के सपने आना, ये हो सकता है। इसके अलावा निकोटीन गम्स के बारे में बात करेंगे। निकोटीन गम्स जो हैं वो च्युइंग गम्स जैसे ही आते हैं। इनको यूजुअली आपको निगलना नहीं होता है, इसको धीरे धीरे करके चबा करके मुंह के अंदर पार्क करना होता है, यानी कि चबा करके ज़बान के नीचे या तलवों के नीचे उसको आपको एक तरह से रख के छोड़ देना होता है, ताकि वो धीरे धीरे करके आपके मुंह में थोड़ा थोड़ा उसका पदार्थ जो है घुलता रहे और इफ़ेक्ट करता रहे। आप उसको कंटिन्यूसली चबाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चबा करके उसको जब उसका आपके मुंह में एक अजीब सा पेपर जैसा टेस्ट या टिंगलिंग जैसा सेंसेशन लगने लगे तो उसको चबाना बंद कर देना चाहिए। उसको गाल और मसूड़ों के बीच में रख देना चाहिए, यानी पार्क कर देना चाहिए, और वापस जब ये टिंगलिंग सेंसेशन एक बार फेड हो जाए तो उसको फिर से थोड़ा चू करना चाहिए। इस तरह के च्युइंग गम्स जो हम यूज़ करते हैं वो 2 और 4 मिलीग्राम के उसमें पाउच इसमें आते हैं। यूजली 9
पीसेस पर डे यानी 9 टाइम्स पर डे खाना पड़ता है फॉर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 वीक्स। उसके बाद उसको डोजेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें भी 3 महीने तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसको जब हम लेते हैं तो उसके साथ हमको पानी या खाना कुछ नहीं खाना पड़ता है। इसमें बार बार रिकरिंग चूइंग एंड पार्किंग टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में छाती में थोड़ा एसिडिटी का जलन होना, गले में खराश होना, नोजिया वॉमिटिंग होना या नींद आना, मुंह में थोड़ा छाले वगैरह पड़ जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा निकोटिन लॉजेंसेस भी इसी तरह के ही होते हैं। ये भी 2 और 4 मिलीग्राम के डोजेज में आते हैं। 9 पीसेस पर डे 6 हफ्ते तक यूज़ करना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ के लिए। इसको भी लॉजेंस को हम मुंह में रख के मुंह में साइड बाय साइड इनको मूव करते हैं। 30 मिनट में लॉजेंस पूरी तरह से घुल जाता है। इसको भी चबाना नहीं चाहिए और निगलना नहीं चाहिए। एक बार में मल्टीपल लॉजेंसेस मुंह में एक बार नहीं रखना चाहिए। दिन भर में 20 लॉजेंसेस यानी 20 लॉजेंसेस से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और इससे भी पहले आपको खाना पीना कुछ नहीं करना है जब आप लॉजेंसेस मुंह में ले के रखते हैं। इसके अलावा निकोटिन के इनहेलर्स आते हैं, 10 मिलीग्राम के रहते हैं। यूजली दिन में 6 कार्ट्रिजेस पर डे यूज़ करना चाहिए फॉर फर्स्ट 6 वीक्स। ये भी मैक्सिमम 16 कार्ट्रिजेस पर डे तक आप यूज़ कर सकते हैं और 6 से 16 के बीच में आपको रेंज करना है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। इनिशियली पहले हर 1 से 2 घंटे में 1 कार्ट्रिज यूज़ करना चाहिए और इस दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इसको आप ज़ोर से इनहेल करिए और ताकि गले तक के पीछे तक आपका जो उसका पफ है वो चला जाए। और 20 मिनट हर डोज जब आप ले रहे हैं तो कंटिन्यूसली 20 मिनट तक उसको पफ करते रहना चाहिए। इससे भी गले में थोड़ा खराश और इरिटेशन हो सकता है, थोड़ा खांसी, हेडेक और एसिडिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक मेडिसिन आती है ब्यूप्रोपियोन करके, वो और वैरेनिक्लाइन काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। वैरेनिक्लाइन सबसे सेफ दवा मानी जाती है। ब्यूप्रोपियोन जो दवा है वो 150 मिलीग्राम्स की डोज में आती है पहले 3 दिन के लिए। उसके बाद दिन में 2 बार लेनी पड़ती है। मिनिमम 3 महीने तक इसको भी लेना पड़ता है। इससे भी नींद के साइड इफ़ेक्ट्स, मुंह सूखना, कमज़ोरी लगना और रैशेज़ वगैरह होना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। जिन लोग को मिर्गी वाली बीमारी है या कुछ मेडिसिन जैसे मायो इनहिबिटर्स वगैरह ले रहे हैं उनके लिए ये मना है। या जिनको भूख से रिलेटेड कोई बीमारी है और जो सडनली जिन्होंने अल्कोहल वगैरह को सडनली बंद किया है, अब्रप्टली डिसकंटिन्यू किया, उनके लिए ये ब्यूप्रोपियोन दवा मना है। ऑब्वियसली डी एडिक्शन रेजिमेंट्स के लिए आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, बिकॉज मेरा मेनली हार्ट का काम है। डी एडिक्शन रेजिमेंट्स जिनको भी फॉलो करना पड़ता है, हम ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट के पास ही भेजते हैं और वही आपको गाइड करते हैं, साथ में बिहेवियरल काउंसलिंग भी करते हैं। पर हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट बताना मेरा पर्पज़ था कि आपको पता रहे कि ये डी एडिक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें को यूज़ करते हैं और हार्ट पेशेंट्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है, और अगर हम इनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये बताना इस वीडियो का पर्पज़ था। आई होप आपको इससे कुछ आपके कुछ लेसन्स मिलते हैं। और अगर इस वीडियो से कुछ सिग्निफिकेंटली कुछ लोगों को भी अगर डी एडिक्शन करने में या व्यसन को छोड़ने में मदद मिलती है तो आई वुड फील दैट कि ये वीडियो का पर्पज़ सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।